हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, प्रोटॉन की डिस्कवरी स्टडी की और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी स्टडी की। उसके बाद हम डिफरेंट मॉडल स्टडी कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले मॉडल हमने स्टडी किया था थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। ये सेकंड मॉडल है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एक उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उसके बेसिस पे उसने मॉडल दिया अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अल्फा रेज क्या होती हैं। कल भी बताया था आपको, अल्फा रेज आर द हीलियम न्यूक्लियाई। एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियाई दीज आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। जब कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, जब वो डिके करता है तो तीन तरह के पार्टिकल्स निकलते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, आइडिया होना चाहिए। सपोज कैसे अल्फा पार्टिकल्स हम जनरेट कर सकते हैं। ये एक लेड की कैविटी ले ली हमने, दिस इज द लेड कैविटी। ये एक लेड की कैविटी है। लेड हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये जो है ना अल्फा एक्स्ट्रा के रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। और इसके अंदर हमने रख दिया रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रख दिया। वी प्लेस द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन दिस इज द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख सकते हैं, जैसे रेडियम, थोरियम। ये हमने रख दिया। इट कॉन्टीन्यूसली इमिट्स 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस। लगातार 3 तरह के रेडिएशंस इमिट करता है, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो अगर अब हम इन रेडिएशंस को अगर पास कर दें इलेक्ट्रिकल फील्ड में से, तो अल्फा रेज आर पॉजिटिवली चार्ज। अल्फा रेज पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, तो दीज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव पोल। ये नेगेटिव पोल की तरफ मुड़ जाएंगी, ये नेगेटिव पोल की तरफ मुड़ जाती हैं। अल्फा रेज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव पोल। तीनों रेज इकट्ठी निकलती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। तो हमने उनको तीनों को अलग अलग करना है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में अल्फा रेज यूज करेंगे हम। तो बीटा रेज आर नेगेटिवली चार्ज, सो दीज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोल। पॉजिटिव पोल की तरफ जो मुड़ेंगी वो बीटा रेज कहलाती हैं। जो नेगेटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी वो अल्फा रेज कहलाती हैं। और गामा रेज आर नॉट हैविंग एनी चार्ज, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए सीधी निकल जाती हैं। तो 3 तरह की रेडिएशंस निकलती हैं। तीनों तरह की रेडिएशंस को हम अलग अलग कर सकते हैं और अलग अलग कामों में इनको यूज़ कर सकते हैं। जो नेगेटिव पोल की तरफ मुड़ी वो अल्फा रेज, अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा रेज। जो पॉजिटिव पोल की तरफ मुड़ी वो बीटा पार्टिकल्स या बीटा रेज। और जो मुड़ी नहीं वो गामा रेज, उनको गामा रेज बोलते हैं, गामा रेज। तो दीज रेज आर रेडिएशंस आर प्रोड्यूस्ड बाय, ये रेडिएशंस कैसे पैदा होती हैं? रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन से पैदा होती हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लगातार डिके करता रहता है और वो 3 तरह की रेडिएशंस निकालता रहता है, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा आर पॉजिटिवली चार्ज। कंपटीशन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा एम्फोसिस कर रहा हूँ। अल्फा रेज आर पॉजिटिवली चार्ज। आपको कल बताया था, दीज आर एक्चुअली द हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं जिसमें से 1-2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए होते हैं। एंड बीटा rays are the fast moving electrons and gamma rays are neutral. These are positively charged. Alpha rays are positively charged, beta rays are negatively charged and gamma rays के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इस तरह से हमें अल्फा रेज मिली। इन अल्फा रेज को रदरफोर्ड ने यूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट में। उसको क्या बोलते हैं? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो हम रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, क्या होता है ये। इसको बारीकी से पढ़ना है, कई बार कंपटीशन में इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या किया रदरफोर्ड ने? ही टूक ए गोल्ड फॉइल। उसने गोल्ड फॉइल ले लिया, थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल। रदरफोर्ड टुक ए थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल। एक बहुत पतली सी शीट ले ली गोल्ड की फॉइल की, ठीक है। एंड फिर ही प्लेस द, यहाँ उसने एक सोर्स ऑफ अल्फा रेज रख दिया, जैसा कि आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, बताया। दिस इज द सोर्स ऑफ अल्फा रेज। source of alpha rays, source of alpha rays।
इधर उसने एक लेड की प्लेट रख दी हैविंग वेरी वेरी फाइन होल, एक पतला सा होल है उसके बीच में, विच अलाउज ओनली द फाइन बीम ऑफ अल्फा रेज टू पास, बिल्कुल पतली बीम को जाने देगा अल्फा रेज की। ये दिस इज द लेड प्लेट, lead plate, it will absorb all the other alpha rays and allows only, सिर्फ एक पतली बीम को अपने अंदर से गुजरने देता है। और यहाँ पर उसने एक पतला गोल्ड फॉइल रख दिया। कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि ये गोल्ड फॉइल की थिकनेस कितनी होती है, 100 नैनोमीटर, गोल्ड फॉइल ऑफ नियरली 100 नैनोमीटर थिक, बहुत पतली शीट होती है ये गोल्ड फॉइल, 100 नैनोमीटर थिक गोल्ड फॉइल, पतली सी गोल्ड की एक, और इसके आसपास उसने एक जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन रख दी। दिस इज स्क्रीन कोटेड विद ZNS। जैसे इसके ऊपर कोई पार्टिकल पड़ेगा तो वो सिंटिलेशन होएगा, वहाँ चमक पैदा होगी और हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे कोई पार्टिकल आया है। अल्फा पार्टिकल जब उसके साथ स्ट्राइक करेगा तो चमक पैदा होगी, इसको क्या बोलते हैं, सिंटिलेशन। ये याद रखना है, हर एक बात बारीकी से याद रखनी है। 100 नैनोमीटर का गोल्ड फॉइल है, उसके आसपास एक अपने स्क्रीन रखा हुआ है। दिस स्क्रीन इज फ्लोरेसेंट, ये स्क्रीन फ्लोरेसेंट है। इट इज कोटेड विद जिंक सल्फाइड मटेरियल, इसके ऊपर जिंक सल्फाइड के मटेरियल की कोटिंग है। दिस इज कोटेड विद ZNS कोटेड स्क्रीन, फ्लोरेसेंट स्क्रीन। Fluorescent screen is a screen on which whenever alpha particles falls, it gives light. Fluorescent screen, ठीक है। तो ये सेटअप कर दिया उसने। दिस इज द सोर्स ऑफ अल्फा रेज, दिस इज lead plate having the fine hole, and this is the gold foil, and this is surrounded by a zinc sulfide coated screen. तो व्हेन अल्फा रेज, जब अल्फा रेज यहाँ से चलती है पतली बीम के रूप में, उसमें से बिल्कुल पतली बीम को अलाउ किया जाता है आगे। और दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब इस एक्सपेरिमेंट को सेट करने के बाद उसने कुछ चीज़ें नोट की, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशंस। ही नोटेड सर्टेन ऑब्जर्वेशंस। जब भी आप प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल करने के बाद हम कुछ चीज़ें नोट करते हैं, उन चीज़ों से हम कंक्लूजन निकालते हैं। ही नोटेड सर्टेन ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस नंबर 1, ऑब्जर्वेशंस। पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी, जितने भी अल्फा पार्टिकल डाले उसने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास अनडिफ्लेक्टेड। उसको ज़्यादातर जो चमक के निशान मिले वो यहाँ पे मिले, यहाँ पे मिले, यहाँ पे मिले, यहाँ पे मिले, सीधे मिले बिल्कुल। मैं क्रॉस का निशान लगा देता हूँ। ज़्यादा चमक के निशान उसको कहाँ पे मिले, यहाँ पे मिले। इससे क्या सिद्ध होता है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास अनडिफ्लेक्टेड, जैसे कि जैसे आए वैसे के वैसे निकल गए। इसका मतलब क्या है कि बीच में, मतलब चलो बाद में निकालेंगे। पहले ऑब्जर्वेशन हम स्टडी कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड अनडिफ्लेक्टेड, अनडिफ्लेक्टेड, बिना मुड़े निकल गए। नंबर 2, सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या थी, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड टू वेरी वेरी स्मॉल एंगल्स। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे, ज़्यादातर तो सीधे निकल गए, लेकिन कुछ ऐसे थे जो छोटे से एंगल पर मुड़ गए, बिल्कुल छोटे से एंगल पर मुड़ गए। ठीक है, सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड टू वेरी वेरी स्मॉल एंगल्स। सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमारी ये थी। ये देखो, ज़्यादातर सीधे निकल गए, हम ऐसे निशान लगा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड अनडिफ्लेक्टेड, ओनली ए फ्यू वर डिफ्लेक्टेड टू स्मॉल एंगल्स। बिल्कुल थोड़े से ऐसे थे जो कुछ थोड़े से छोटे से कोण पर मुड़ गए। ओनली ए फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड टू स्मॉल एंगल्स। छोटे से कोण पर मुड़ गए, स्मॉल एंगल्स। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी कि ओनली वेरी वेरी फ्यू, कुछ बिल्कुल थोड़े से, कितने, 20,000 में से एक,
अगर हमने 20,000 अल्फा पार्टिकल इसमें डाले तो उसमें से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो अपने रास्ते पर वापस आ गया, जहाँ से भेजा था वहीं पर वापस आ गया। तीसरी ऑब्जर्वेशन है ओनली वेरी फ्यू, ओनली ए वेरी फ्यू, दैट इज 1 in 20,000। ये रफ सा आइडिया दिखाने के लिए है कि भाई 20,000 अगर भेजें तो उसमें से एक अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते पर वापस आ गया, जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते पर वापस आ गया। 1 in 20,000 retraced its path, retraced its path, अपने रास्ते पर वापस आ गया। ये 3 ऑब्जर्वेशंस थी। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या चाहता है रदरफोर्ड? वो बताना चाहता है, ये सिद्ध करना चाहता है कि एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कैसे जचे हुए हैं। तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या किया उसने? ही टुक के सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, उसने अल्फा पार्टिकल्स का एक सोर्स ले लिया, उसने बीच में एक लेड की प्लेट लगा ली, उसमें से जब अल्फा पार्टिकल्स निकले और आगे उसने गोल्ड का एक छोटा सा फॉयल रख दिया। उस फॉयल की थिकनेस जरूरी है याद करनी, 100 नैनोमीटर है, 100 नैनोमीटर थिक। गोल्ड फॉयल वाज 100 नैनोमीटर थिक एंड अराउंड दिस गोल्ड फॉयल के आसपास क्या है? एक स्क्रीन है दैट इज कोटेड विद जिंक सल्फाइड, ZnS कोटेड स्क्रीन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। जब भी इसके साथ कोई अल्फा पार्टिकल टक्कर मारेगा तो वो चमक पैदा करेगा। उस चमक को क्या बोलते हैं? सिंटिलेशन। एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार, SCINTILLATION, सिंटिलेशन, चमक पैदा करता है, उसको सिंटिलेशन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद उसने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर दिया। एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने के बाद उसको कुछ चीज़ें नज़र आई, उन चीज़ों को क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशंस। उन ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी कि जितने भी अल्फा पार्टिकल्स उसने डाले उसमें से ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड अनरिफ्लेक्टेड। जितने भी अल्फा पार्टिकल डाले। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या थी? उसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ छोटे से एंगल्स, छोटे से कोण पर मुड़ गए। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी? ओनली ए वेरी फ्यू, दैट इज 1 in 20,000 रिट्रेस देयर पाथ। 20,000 अगर अल्फा पार्टिकल भेजें तो उसमें से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो अपने रास्ते पर वापस आ गया। दीज वर द ऑब्जर्वेशंस। उसने ऑब्जर्वेशंस नोट कर ली। उन ऑब्जर्वेशंस को उसने ध्यान से स्टडी किया और उससे निष्कर्ष निकाला। उस निष्कर्ष को क्या बोलते हैं? कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स। क्या निष्कर्ष निकाला उसने अपनी ऑब्जर्वेशन से? Following conclusions were drawn out of the observations of the Rutherford's alpha scattering experiment। बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसको बड़े ध्यान से आराम से करना है, छोटी छोटी चीज़ें बारीकी से नोट करनी है, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेता है। हम कई बार ब्रॉडली टॉपिक को पढ़ लेते हैं और वो छोटी सी चीज़ पूछ लेता है, तो हमें बड़ा अटपटा सा लगता है कि यार ये टॉपिक तो पढ़ा हुआ है लेकिन वो चीज़ मैंने नोट नहीं करी। तो क्या कंक्लूजन निकले? नंबर 1, पहली ऑब्जर्वेशन का क्या कंक्लूजन निकालेंगे हम? रदरफोर्ड ने निकाला। क्या कंक्लूजन? तो हम तो स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए गोल्ड के फॉयल में से। इससे क्या सिद्ध होता है कि गोल्ड के फॉयल के अंदर या एटम के अंदर ज़्यादातर स्पेस कैसा है? खाली। किसी भी चीज़ में से गोल्ड का फॉयल किस चीज़ का बना हुआ है? एटम्स का बना हुआ है। और उन एटम्स में से ज़्यादातर इतने हैवी पार्टिकल होता है। हीलियम का न्यूक्लियाई तो काफ़ी भारी पार्टिकल होता है। इतना भारी पार्टिकल अगर किसी एटम से निकल रहा है तो उससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि एटम का ज़्यादातर स्पेस कैसा है? खाली। तो पहला कंक्लूजन क्या निकला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। एटम के अंदर ज़्यादातर स्थान कैसा है? खाली है। ठीक है। किस चीज़ से निष्कर्ष निकाला? क्योंकि ज़्यादातर जो पार्टिकल्स हैं वो सीधे निकल गए, इस चीज़ से निचोड़ निकला अपना। सेकंड, कुछ अल्फा पार्टिकल्स थोड़े से एंगल से मुड़ गए। आप अंदाज़ा लगाओ। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ वैसे ही समझने के लिए। मैंने एक फुटबॉल रख दी बीच में और उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा कंचा फेंका, छोटा सा पत्थर या कंचा फेंका। तो जब पत्थर फेंकेंगे अपन और वो बीच में नहीं लगेगा, मान लो साइडों पे लगेगा, तो वो क्या करेगा? बॉल आगे भागेगी या कंचा इधर उधर मुड़ेगा? कंचा इधर मान लो डाला हमने तो ऐसे मुड़ जाएगा।
मान लो इधर डाला हमने, वो ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स छोटे से एंगल से मुड़ गए। इससे क्या सिद्ध होता है कि अल्फा पार्टिकल्स इज हैवी पार्टिकल, इतने हैवी पार्टिकल को भी कोई छोटे से एंगल से मोड़ पा रहा है, इसका मतलब एटम के बीच में कोई एक ऐसी चीज पड़ी हुई है जो बहुत ज्यादा भारी है, बहुत ज्यादा हैवी चीज पड़ी हुई है बीच में। तो सम हैवी पार्टिकल as some of the particles, as some particles were deflected to small angles, deflected to small angles, कुछ अल्फा पार्टिकल्स छोटे से कोण से मुड़ गए। दिस प्रूव्स दैट ये सिद्ध करता है, एक्सपेरिमेंट से बातें सिद्ध हो जाती हैं कि देयर इज सम वेरी डेंस ऑब्जेक्ट present in the center of the atom, present in the center, बीच में, मध्य में एक बहुत ही भारी कोई चीज पड़ी हुई है जिसकी डेंसिटी कैसी है, बहुत ज्यादा है। ये चीज सिद्ध होती है इससे, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स छोटे कोणों पर मुड़ गए। तीसरी चीज क्या सिद्ध होती है, 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते पर वापस आ गया, इतना भारी पार्टिकल वापस आ गया। तो इससे एक बात तो सिद्ध होती है कि जिस चीज से टक्कर मारी उसने, वो चीज कैसी है, बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी की है, तभी तो वो वापस भेज सकती है। हाई डेंसिटी की चीज पड़ी है तभी तो उसको वापस भेज सकती है। और क्योंकि 20,000 में से एक ही आया वापस, इसका मतलब क्या है कि ये जो भारी चीज है ना, ये बहुत थोड़े से एरिया में पड़ी है। इसका वॉल्यूम कैसा है, बहुत छोटा है। देखो ये छोटा सा वॉल्यूम है, यहाँ जो पार्टिकल गया वो ऐसे चला गया, यहाँ से जो गया वो ऐसे चला गया, जो यहाँ से गया वो ऐसे मुड़ गया, जो यहाँ से गया वो ऐसे मुड़ गया। सिर्फ 20,000 में से एक पार्टिकल मुड़ा। तो इससे क्या सिद्ध होता है, ये जो हैवी हाई डेंसिटी का ऑब्जेक्ट जो पड़ा है बीच में, इसका जो वॉल्यूम है वो कैसा है, पूरे एटम के मुकाबले बहुत छोटा सा है। क्योंकि ज्यादातर पार्टिकल तो सीधे निकल गए, इसका मतलब एटम तो काफी बड़ा है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ये कैसा है, बहुत स्मॉल है। तो दिस ऑब्जेक्ट ऑफ वेरी हाई डेंसिटी इज present in very small volume. This heavy object, heavy particle, the object is present in a very small area, बहुत छोटे से एरिया में पड़ा है, ठीक है ना। जब कैलकुलेशंस की गई, रदरफोर्ड ने जब कैलकुलेशंस की, तो उसने इसको इसका अंदाजे से बताया कि जैसे एक फुटबॉल का ग्राउंड है और उसके बीच में, जैसे फुटबॉल के ग्राउंड के बीच में कहीं हम क्रिकेट की बॉल रख दें तो ये उतने एरिया में पड़ा है। ये जो हैवी ऑब्जेक्ट है ये कितने बड़े एरिया में पड़ा है कि फुटबॉल के ग्राउंड में एक क्रिकेट की बॉल रख दें तो वो क्रिकेट की बॉल तो वो हैवी ऑब्जेक्ट हो गया, और वो फुटबॉल का ग्राउंड क्या हो गया, पूरा एटम हो गया, ठीक है ना। तो उसने इसकी एनालॉजी करी, he told that this object is just like the 1,00,000 गुना होता है, the volume of the nucleus is 1,00,000 times less as compared to the volume of the atom. एटम के वॉल्यूम के मुकाबले में न्यूक्लियस का वॉल्यूम 1,00,000 गुना छोटा होता है। This object is just like the क्रिकेट बॉल जितना ही बड़ा है। अगर फुटबॉल के ग्राउंड में अपन देखें तो क्रिकेट बॉल प्रेजेंट इन ए फुटबॉल ग्राउंड, प्रेजेंट इन ए फुटबॉल ग्राउंड, इतना छोटा है ये ऑब्जेक्ट। उसने ये अंदाजा लगा लिया इस एक्सपेरिमेंट से। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उससे उसने कुछ बातें नोट करी, उन बातों की हेल्प से उसने कुछ निचोड़ निकाले। ज़्यादातर स्पेस एटम में खाली है, बीच में कोई हैवी हाई डेंसिटी का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि वो जो हाई डेंसिटी का ऑब्जेक्ट है वो बहुत छोटे से एरिया में पड़ा हुआ है।
ये तीन चीज़ें उसने कंक्लूजन निकाल लिया। और उसके अंदर चार्ज भी पॉजिटिव है, क्योंकि एक पॉजिटिव कण को कोई पॉजिटिव कण ही रिपेल कर सकता है। अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज, इट कैन बी रिपेल्ड ओनली बाय द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो बीच में कोई हैवी चीज़ पड़ी है, बहुत हाई डेंसिटी है, उसका वॉल्यूम बहुत कम है, और उसके ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। ये सारी बातें जो है अब हमने निचोड़ निकाल लिया। उसके बाद रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया, उसको बोलते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। बहुत लंबे समय तक रदरफोर्ड का मॉडल माना जाता रहा है, उसके बाद वो भी रिजेक्ट हो गया था। धीरे धीरे हम उसको स्टडी करेंगे। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड्स कितना काम किया रदरफोर्ड ने, पहले एक्सपेरिमेंट किया, फिर उससे कंक्लूजन्स निकाले, फिर अपना मॉडल दिया। लेकिन वो मॉडल भी कुछ सालों के बाद रिजेक्ट हो गया था। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। बस थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती पॉइंट्स की। नंबर 1 कहीं नहीं आता, रदरफोर्ड्स का मॉडल नहीं आता। कई बार कंपटीशन में छोटी छोटी बातें पूछ लेते हैं इनसे रिलेटेड। एटम इज वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। एटम का साइज क्या है, मैं स्टोरी के रूप में बता देता हूँ आपको, पॉइंट्स याद करने मुश्किल होते हैं। एटम इज वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। एटम इज वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। एटम का साइज बहुत छोटा होता है। कितना छोटा होता है, इट इज नियरली इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है ना। बट द न्यूक्लियस इज स्टिल स्मॉलर। न्यूक्लियस का साइज और भी छोटा होता है। न्यूक्लियस इज स्टिल स्मॉलर। सबसे पहले न्यूक्लियस का नाम रदरफोर्ड ने लिया, उससे पहले न्यूक्लियस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, किसी को नहीं पता था कि न्यूक्लियस भी होता है बीच में। न्यूक्लियस इज स्टिल स्मॉलर, और भी छोटा होता है, स्टिल स्मॉलर। कितना होता है न्यूक्लियस, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, इट साइज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। ये आपको थोड़ा डिफरेंस लग रहा होगा, 1,00,000 गुना का डिफरेंस है। ठीक है। और उसने वो बता ही दिया था, आपको भी मैंने बताया था कि इट इज़ जस्ट लाइक द क्रिकेट बॉल प्रेजेंट इन द फुटबॉल ग्राउंड। जैसे फुटबॉल के ग्राउंड में क्रिकेट की बॉल पड़ी होती है, ये दोनों के अंदर डिफरेंस होता है, एटम के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, पहली बात उसने ये बताई। दूसरी बात उसने ये बताई कि न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। न्यूक्लियस के अंदर चार्ज पॉजिटिव होता है। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज है। हाईली डेंस, बहुत ज़्यादा घनत्व है, हाईली डेंस। ठीक है। होल ऑफ द मास एंड होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। एटम का जितना भी पॉजिटिव चार्ज है और जितना भी मास है, सारा का सारा कंसंट्रेटेड होता है न्यूक्लियस के अंदर। होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, होल ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड होल ऑफ मास, होल ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। सिद्ध किया उसने, एक्सपेरिमेंट किया उससे, वैसे नहीं बातें बोली। कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पड़ा होता है ये सारा का सारा। ठीक है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड इट। इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं पड़े न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस के अंदर तो पॉजिटिव चार्ज पड़ा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पड़े हैं, बाहर पड़े हैं। बाहर पड़े नहीं हैं, रुके हुए नहीं हैं, लगातार चक्कर काट रहे हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। किस तरह से चक्कर काट रहे हैं उसने बोला, उसने बताई ये बात, हम नहीं बता रहे। जस्ट लाइक द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग राउंड द सन। जिस तरह से प्लैनेट्स है ना, सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं। उसने बात बताई। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट आउटसाइड। इलेक्ट्रॉन्स आर present outside the nucleus, outside the nucleus। planetary electrons, इसी ने बताया था न्यूक्लियस। and
they are continuously moving and they are continuously moving just like the planets revolving around the sun. न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं जिस तरह से प्लैनेट्स सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं. दे आर कंटिन्यूसली मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, around the nucleus. Just like the planets revolving around the sun. Planets revolving around the sun. तो therefore he named them as planetary electrons. कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लेते हैं who gave the term planetary electrons. बच्चों को पता नहीं होता, बहुत आसान सी चीज़ है, 4 साइंटिस्ट के नाम दे देंगे. Who coined the term planetary electrons? रदरफोर्ड ने बताया था planetary electrons के बारे में around the sun, and he named them as, उसने उनका नाम रख दिया, named them as planetary electrons. प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स प्लैनेट्स की तरह के हैं. इलेक्ट्रॉन्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, उसने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, प्लैनेट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं. जिस तरह से प्लैनेट्स चक्कर काटते हैं ना, ग्रह चक्कर काटते हैं सूर्य के इर्द गिर्द, वैसे ही इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं सूर्य के इर्द गिर्द. तो इस तरह से ये जो मॉडल था, ये रदरफोर्ड का मॉडल था. दिस इज कॉल्ड एज रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम. बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा, काफ़ी लंबे समय तक इसको माना जाता रहा, बट इट वॉज रिजेक्टेड लेटर ऑन. एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं. रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्या है. रदरफोर्ड ने कहा कि एटम बहुत छोटा होता है. एटम इज़ वेरी वेरी स्मॉल इन साइज. कितना छोटा होता है, 10⁻⁻10 मीटर साइज है. ध्यान रखना है 10⁻⁻10, और यूनिट भी ध्यान रखनी है. कई बार बच्चे एग्जाम में भूल जाते हैं, पता नहीं मीटर था क्या, सेंटीमीटर था क्या, क्या था. 10⁻10 मीटर. न्यूक्लियस इज स्टिल स्मॉलर. माइनस में है ना, तो 15 उससे छोटा हुआ. न्यूक्लियस और छोटा है, कितना है, 10⁻15 मीटर. इसका और इसका डिफरेंस कितना है, 1,00,000 गुना है. बीच में न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज है, हाईली डेंस है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, सारा का सारा मास एक छोटे से एरिया में कंसंट्रेटेड है, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन जो है उसके बाहर हैं, रुके हुए नहीं है, लगातार चक्कर काट रहे हैं. थॉमसन मॉडल ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रुके हुए हैं, इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन रुके हुए नहीं है, इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर काट रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज हैं. ये तो सिद्ध हो चुका है. जितना पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर, उतना ही उसके आसपास नेगेटिव चार्ज है. न्यूक्लियस के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है, उसके बाहर उतने ही नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. बिकॉज द एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. एटम एज सच पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. ठीक है, तो उसने उन इलेक्ट्रॉन्स का नाम क्या दिया, प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स. साथ में इसकी रिजेक्शन भी पढ़ लेंगे हम, हाउ दिस मॉडल वाज रिजेक्टेड. ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम. वो स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाया. रदरफोर्ड, rejection of Rutherford's model of atom. Rejection of Rutherford's model of atom. Rejection of Rutherford's model of atom. रदरफोर्ड का मॉडल क्यों रिजेक्ट हुआ. इट वॉज रिजेक्टेड बिकॉज ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी. एक छोटी सी बात याद रखो, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द, वह स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया एटम की. बाद में जो साइंटिस्ट आए, उन्होंने उससे पूछा, उसका सही ढंग से वो जवाब नहीं दे पाया. ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. स्टेबिलिटी ऑफ एटम, उसके हिसाब से उसने क्या बताया था कि एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है और आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से बीच में सन होता है और आसपास प्लैनेट्स उसके इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं. लेकिन साइंटिस्ट ने कहा कि सोलर सिस्टम में और इसमें एटम में डिफरेंस है. सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं बड़े होते हैं, पहली बात, और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस कैसे होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं.
Planets are big in size. Electrons and nucleus are very very small in microscopic. These are microscopic. नंबर 2, प्लैनेट्स के पास कोई चार्ज नहीं होता, whereas दिस इज चार्ज सिस्टम. इसमें न्यूक्लियस के ऊपर कैसे चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज. और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज. तो whenever a charged body revolves around another charged body, it continuously loses energy. अपनी एनर्जी को लगातार लूज करेगी. और जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करेंगे तो वो अपना पाथ चेंज करेंगे, धीरे धीरे अंदर आते जाएंगे और बहुत थोड़े से टाइम में न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएंगे और एटम क्या हो जाएगा? खत्म, जो कि कभी भी होता ही नहीं. इसका मतलब इसके मॉडल में कुछ कमी थी. ठीक है ना. तो इसको छोटे से में लिख देते हैं. देयर इज ए बिग डिफरेंस. देयर इज ए बिग डिफरेंस between solar system and atom. Solar system, the planets are big in size. Planets are big in size, whereas nucleus and electrons are very small in size. पहला डिफरेंस तो ये है कि सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स और सन बहुत बड़े होते हैं और अपने इसमें एटम में न्यूक्लियस और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी वेरी स्मॉल, माइक्रोस्कोपिक. दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस. हम कंपेयर नहीं कर सकते दोनों को, उसने कंपेयर किया. सेकेंड बिग डिफरेंस इज दैट planets are not having any charge. Planets are not charged. Planets चार्ज नहीं होते. whereas ये आ सकता है एग्जाम में, थ्योरी में आ जाता है, बहुत कम आता है कि गिव द रीजंस ऑफ रिजेक्शन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम. कई बार कंपटीशन में छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं इनके ऊपर. प्लैनेट्स आर नॉट चार्ज. हमें पता भी होना चाहिए कैसे एटम की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम कैसे बने. Planets are not charged, whereas nucleus and electrons are charged bodies. And whenever a charged body revolves around another charged body, it continuously loses energy. लगातार अपनी एनर्जी लूज करेगी. ये लूज करना चाहिए इसको, अपनी एनर्जी को. जैसे हम ये बता सकते हैं, सपोज दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड. रदरफोर्ड ने तो बता दिया था कि ऐसे चक्कर काटता है, लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने कहा कि ऐसे चक्कर नहीं काट सकती एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी के. ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है. ये कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करेगी और कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करेगी तो ये धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास आती जाएगी. आप समझ रहे हो. मैं इसको समझाने के लिए इस तरह से बता देता हूँ कि एक मम्मी खड़ी थी बीच में, अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रही थी. उसका बच्चा नया साइकिल चलाना सीखा था. तो मम्मी ने कहा बेटा दूर ना जाइए, चोट लग जाएगी, ऐसा कर मेरे इर्द गिर्द ही साइकिल चला ले. बेटे ने मान लिया, उसके इर्द गिर्द साइकिल चलाने लगा. तो एक स्पीड पे साइकिल चला रहा था. अगर उसको अपनी स्पीड को चेंज करना है तो उसको अपना सर्कल चेंज करना पड़ेगा. ठीक है. तो इस तरह से जैसे ही स्पीड मीन्स एनर्जी, इसमें इलेक्ट्रॉन को एनर्जी
निकल रही है इलेक्ट्रॉन की, लगातार लूज कर रहा है, क्योंकि जब भी एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी के इर्द गिर्द चक्कर काटती है, इट शुड कंटिन्यूसली लूज एनर्जी। तो एनर्जी लूज करेगा तो इसको अपना पाथ भी चेंज करना पड़ेगा ऑटोमेटिकली। तो धीरे धीरे अंदर वाले पाथ में आता जाएगा, एनर्जी लूज करता जाएगा, एंड अल्टीमेटली इट विल गो इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। और वी कैन से दैट एटम हैज कोलैप्स्ड, एटम खत्म हो गया, एटम हैज कोलैप्स्ड। विच नेवर हैपन्स, जो कि कभी भी होता ही नहीं है। एटम कोलैप्स थोड़ी होता है, एटम तो हमेशा ही रहता है। तो देयरफॉर कंटिन्यूअसली लूजेस एनर्जी एंड इट शुड एंटर इन द न्यूक्लियस इन ए वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, एंटर इन द न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाना चाहिए। विच नेवर हैपन्स, विच नेवर हैपन्स, जो कि कभी भी नहीं होता। इसका मतलब रदरफोर्ड का मॉडल कैसा है? गलत है। रदरफोर्ड से पूछा गया अभी इस बात का जवाब दो, कोई जवाब है आपके पास? रदरफोर्ड कहता मेरे पास कोई जवाब नहीं है इस चीज़ में, तो उसका मॉडल रिजेक्ट कर दिया गया। तो आज हमने स्टडी किया रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, क्या उसके ऑब्जर्वेशन थी, क्या उसके कंक्लूजन्स थे, क्या रदरफोर्ड का मॉडल था, रदरफोर्ड का मॉडल रिजेक्ट कैसे हुआ, बाकी नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे। थैंक यू।